नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिंडर टाइम्स। दोस्तों, हमारे देश की तीन सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। सबसे ज्यादा ताकतवर अगर हमारे देश की कोई सेना है तो वो वायु सेना को माना जाता है। हालांकि थल सेना भी हमारी बहुत ज्यादा पावरफुल है, परंतु जो दूर से ही मार करती है वो हमारी एयरफोर्स है। और उसी एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल इस समय सरकार से नाराज है। एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत ने कल रक्षा मंत्री के सामने ही इस सरकार की पोल खोल कर रख दी। अमनप्रीत ने जो कहा वो मैं आपको सुनवाऊंगा, परंतु उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया और साहब डायलॉग बाजी मारते रहे, गरम सिंदूर बह रहा है आज, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस सेना के हथियारों का ऑर्डर विदेशों को दिया गया था, किसी भी देश को दिया गया था या भारत की ही किसी कंपनी को दिया गया था, भारत की वो कंपनी, उसका जिक्र भी मैं आपको आगे बताऊंगा। परंतु पहले मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की जो पिक्चर है उसके कितने डायलॉग आप सुनना चाहते हैं? कौन कौन सी पिक्चर है और कौन कौन से डायलॉग है? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मंगलसूत्र, काला धन, लाल आंखें, नोटबंदी, किसान कानून, मेरे 15 लाख आएंगे, 2 गुनी आए, हवाई चप्पल, मगरमच्छिन्मय तालाब, रेनबो में रडार, गर्म चाय फ्रॉम नाला, डंकापति, गंगा मां ने बुलाया है और सीज फायर जैसी सुपर हिट फिल्मों की अपार सफलता के बाद मोदी प्रोडक्शंस लेकर आ रहे हैं भाजपाई सितारों से सजी फिल्म मेरी गोली तो है ही है। हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है। लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा है। नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ पिछले 10 घंटों में। क्या हुआ विदेश नीति का मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा की रेस्ट्रिक्शंस, जो रोक थी, वो हटा दी। ये अभी कल हुआ है। कुवैत में जो लेबर फोर्स है 21% भारत का है। यह भारत की विदेश नीति है कि अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट कर दिया, एक कर दिया, और हमारे यहां से चू नहीं निकली, न प्रेम चोपड़ा बोला, न परेश रावल बोला, तो उसकी यह हालत हो गई कि कुवैत अब भारत और पाकिस्तान को एक दृष्टि से देखने लग गया। जो रेस्ट्रिक्शन थी वीजा पाकिस्तानियों पर कुवैत से, वो हट गई और पाकिस्तान और कुवैत अब लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। यह भी आप सुन लीजिए। यह है आपकी विदेश नीति का नतीजा। एक और उदाहरण देता हूं, यह अभी पहलगाम के बाद ही हुआ है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी दे दी। यह स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब, एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। यह विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? 22 फरवरी 1994 में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था पीएको को लेकर। आज इस बात को 31 साल हो गए और इस 31 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है।
लेकिन जो मई 2025 के इस द्वंद्व में मालूम पड़ा वो बहुत चिंता का विषय है कि कैसे चीन और पाकिस्तान एक होकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक होकर आए, एक होकर दिखे। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम इस बात को एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि ट्रोल्स को समझ में नहीं आता, सब कुछ तो ट्रोल्स निर्णय लेते हैं। हमारी नीति क्या है, हम इसका कैसे जवाब दे रहे हैं? हम हाइफनेशन होने दे रहे हैं, हम अलग थलग होते चले जा रहे हैं विश्व समुदाय में। अभी कल ईरान ने खुलकर पाकिस्तान को बोला, और ये वही ईरान है जिसके खिलाफ आपके ट्रोल्स टीवी पे, जिनको ये लोग भेजते हैं एक्सपर्ट बना बना के, आपने देखा पिछले 1 महीने में उस एक ट्रोल नहीं, अनेक ट्रोल हैं, ईरान के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणियां की। ये वही ईरान है जिसमें दशकों की मेहनत सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकारों ने की और सरकारों ने की, कि आज भी वो पाकिस्तान को खुलकर उसने चुनौती दी कि आप आतंक को शरण देते हैं। और कोई न नेपाल न भूटान, छोड़ दीजिए, कोई नहीं आया। तो ये सब बहुत गंभीर विषय हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत गंभीरता से इसको एड्रेस कर भी नहीं खुल रही है। जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। ये पिक्चर के डायलॉग है और एक सिंदूर वाला डायलॉग है। इन डायलॉगों से और रोड शो से देश नहीं चलता। देश की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। आपका रोड शो पटना में होता है, पटना का रोड शो फ्लॉप शो होता है, उसके लिए वहां की जनता आपसे, इसका मतलब आपको नहीं चाहती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो मैंने वीडियो आपको दिखा रहा हूं, वो वीडियो मोदी के अपने ही YouTube चैनल से हमने ली है। लेकिन आपको ऐसी फुटेज दिखाई देगी जहां पर मोदी की गाड़ी है, अंदर मोदी गाड़ी में, बाहर जनता है, भीड़ ही नहीं है। अब आप राइट हैंड साइड में देखिए, भीड़ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है लोग। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए शुरुआत में अगर आप देखें तो जितने लोग आए हुए हैं उतना तो इलाके की विधायक और सांसद को देखने के लिए आ जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस तस्वीर में देखें तो भीड़ एक्चुअली में जो है वो मोदी के इर्द गिर्द जो सुरक्षा है, ब्लैक ड्रेस में आपको दिखाई दे रहे हैं एसपीजी के कमांडर, उनकी भीड़ ज्यादा दिख रही है। और जो भीड़ एक्चुअली में मोदी को देखने के लिए आई वो बहुत ही कम है। हालांकि इसी वीडियो में 8.5 मिनट के बाद जब आगे फुटेज आती है तो भीड़ दिखती भी है, काफी भीड़ दिखती है। लेकिन इस भीड़ में और गुजरात की रोड शो वाली भीड़ में बहुत फर्क है। बहुत करीने से अब मैं आपके सामने एक विश्लेषण करती हूँ। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, एक तरफ गुजरात का वो रोड शो जिसकी खूब चर्चा हुई, जिसको लेकर बड़ा गोदी मीडिया ने छापा, कवरेज वगैरह हुई, कई घंटे तक ये रोड शो चला। और एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ कल हुए मोदी के बिहार के रोड शो में। बहुत ही प्लान था गुजरात का मोदी का रोड शो, जिसमें मोदी गाड़ी से आधे निकले हुए हैं, उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। बकायदा कौन कहाँ खड़ा होगा इसके लिए पहले से ही प्लानिंग है। यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को जहाँ पर खड़ा किया जा रहा है वो बकायदा स्टेज बनाया गया, उनके हाथ में फूल वगैरह दिए गए। उसके अलावा हर तरफ कैमरा है, क्राउड की तरफ भी कैमरा लगा हुआ है ताकि मोदी जी की फोटो अच्छे से आए क्राउड वाले एंगल से। और मोदी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिख रही है, मोदी दिख रहे हैं। लेकिन इधर आ जाइए दोस्तों, बिहार के रोड शो में, रोड शो मोदी का है लेकिन मोदी नहीं दिख रहे हैं। और क्योंकि मोदी नहीं दिख रहे हैं तो नजर जो है वो भीड़ पर जाती है, भीड़ ना के बराबर है। और उसके बाद जो भीड़ बढ़ती है वो बहुत ही अव्यवस्थित भीड़ है। अमूमन भाजपा के कार्यक्रमों में इस तरह की अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, वो भी मोदी के कार्यक्रम में। मोदी का रोड शो यहाँ होना था कई दिन पहले से ही पता था। लेकिन सवाल ये कि क्या रोड शो के लिए भीड़ मैनेज करने वाले लोग मैनेज नहीं कर पाए भीड़, या फिर मैनेज करने के बाद भी भीड़ नहीं आई? क्योंकि बाद में जो भीड़ आ रही है ना, बाद में जो भीड़ आ रही है उसमें भी वो जोश और खरोश नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है लोग आए तो हैं मोदी को देखने के लिए, भीड़ भी दिख रही है, लेकिन वो रोड शो का एक अलग माहौल होता है। रोड शो इज डिफरेंट फ्रॉम रैली।
रोड शो में आदमी देखिए दोस्तों, पप्पू यादव ने भी एक तस्वीर शेयर की है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए पप्पू यादव ने एक दूसरी तस्वीर शेयर की है। ये मोदी के यूट्यूब चैनल की तस्वीर नहीं है। इन्होंने देखिए जो तस्वीर शेयर की है, इसमें तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, पप्पू यादव ने जो तस्वीर शेयर की है, आप इस वीडियो में देखिए, ये वो जगह है जहां से मोदी का रोड शो कल शुरू हुआ है। यहाँ पर बाकायदा कुछ पुरोहितों को खड़ा किया गया और वो हाथ में पूजा का सामान लेकर मोदी का स्वागत कर रहे थे और स्टेज वगैरह में उनको खड़ा किया गया था। एग्जैक्टली ऐसा ही स्टेज गुजरात में भी तैयार किया गया था, जहां पर कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार वालों को खड़ा किया गया था मोदी पर फूल बरसाने के लिए। यहाँ पर इन पुजारियों को खड़ा किया गया, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। ये तो बहुत ही कम भीड़ है। मतलब मोदी का रोड शो इस तरह की भीड़ से अगर शुरू हो रहा है, तो मोदी स्वयं इस तरह की भीड़ को देखकर थोड़े से उनको अजीब लगा होगा कि ये मैं कहाँ आ गया। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री लेवल का नेता इतनी कम भीड़ से अगर उसका स्वागत हो रहा है, तो जाहिर तौर पर उसको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। पप्पू यादव ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा, बिहार में बीजेपी की यही औकात है, बिना नीतीश बिहार में बिल्कुल फिनिश। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में 200-400 लोग। नीतीश जी समझिए, बिहार को बीजेपी नहीं है स्वीकार, संभलिए, नहीं तो भाजपा के आसपास रहे तो आप भी हो जाएंगे पूरा साफ। तो पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि ये तो नीतीश कुमार इनके साथ हैं, तो तस्वीर शेयर की, वो तो एक्चुअली में वही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि प्रधानमंत्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तस्वीरें। उन्होंने भी ऐसी वीडियो शेयर करते हुए कहा, पटना की सम्मानित जनता ने जैविक देशद्रोहियों को दिया जवाब, रोड शो में नहीं आई जनता, पटना में मोदी का रोड शो, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण। अब दोस्तों, इसकी कई वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह तो जाहिर, आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का रोड शो पटना में चल रहा था कल, परंतु मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। रोड शो फ्लॉप हो, पास हो, वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता। हमारे लिए मैटर रखता है कि जब एयर चीफ मार्शल बोल रहे हैं कि हमारे पास हथियारों की कमी है, हथियार हमारे जो हमारे एयरक्राफ्ट है वो नहीं आ रहे हैं टाइम पर। कई साल हो गए ऑर्डर दिए हुए, जो फाइटर अब तक आ जाने चाहिए थे हमारे पास हमारी ताकत बढ़ाने के लिए, वो अब तक नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ चाइना 6ठी पीढ़ी तक पहुंच गया है और हमें 5वीं पीढ़ी तक पहुंचने में अभी 10 साल का वक्त लगेगा। तो आप गर्व तो कर सकते हैं कि हमारी सेना बहुत मजबूत है, परंतु सेना के पास जब हथियार नहीं होंगे, सेना के पास जब एयरक्राफ्ट नहीं होंगे, तो सेना कहां लड़ेगी जाके और कैसे लड़ेगी। चाइना से मुकाबला है हमारा, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। चाइना से हमारा व्यापार भी बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। वहां का सामान जा रहा है, यहाँ का सामान कितना जाता है ये मैंने आंकड़े पिछले वीडियो में आपको दिए थे। परंतु सवाल यहाँ आज आंतरिक सुरक्षा का है। प्रधानमंत्री रोड शो में व्यस्त है, प्रधानमंत्री चुनाव जीतने में व्यस्त है, प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का जो क्रेडिट है लेने के लिए उसके चक्कर में जगह जगह रोड शो कर रहे हैं। कभी गुजरात में रोड शो करते हैं, कभी वो पटना में रोड शो करते हैं, आज वो कानपुर में भी जा रहे हैं। सुना है वहां कानपुर में एक शहीद के घर भी वो जाएंगे। तो क्या मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? क्या आप नरवाल के घर भी जाएंगे, हरियाणा वाले के? वहां आप नहीं जाएंगे। गुजरात में आप गए थे उस व्यापारिक घर जिसकी विधवा ने आपसे कहा था, आपके मंत्री से कहा था कि आप टैक्स का पैसा से हमारे पैसे से मजे ले रहे हो? क्या उसके पास घर गए थे आप? नहीं गए, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव होकर निपटा है, गुजरात में थोड़ा टाइम है, परंतु उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, बिहार में चुनाव आने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी इन्हीं 3 स्टेटों में ज्यादा घूमेंगे। आप कल बंगाल में भी थे, कल ही पटना में है, आज पटना और उत्तर प्रदेश में है। तो सवाल यहां उठता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री कहां घूमते कहां नहीं घूमते, वो घूमते फिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी पैसा है, सरकारी संसाधन है, उनका हमारे टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। परंतु इस सुरक्षा के साथ, हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्यों नाराज है एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल? क्यों नाराजगी उनकी दूर नहीं हो रही? क्यों नहीं समय पर हमारी सेनाओं को हथियार मुहैया कराए जा रहे? और आप एक तरफ डिप्लोमेट भेजकर और अपने सांसदों को भेजकर विदेश में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना चाहते हैं। आज मैं उस पर सवाल पूछता हूं, प्रधानमंत्री जी, क्या आप जवाब दे सकते हैं कि जो डेलीगेशन यहां से गया था 57 सांसदों का,
7 वो डेलीगेशन थे, वो उनमें से कोई भी एक डेलीगेशन किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिल पाया? बड़ा सवाल है, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। ट्रंप ने आपको कल नंगा कर दिया। ट्रंप ने क्लियर बोल दिया कल कोर्ट में कि हाँ, मैंने कराया था ये युद्ध बंद भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि मुझे ट्रेड करना है, मुझे व्यापार करना है। तो क्या व्यापार के लिए आप देश को गिरवी रख सकते हैं? क्या व्यापार के लिए आप ट्रंप को मीडिएटर बना सकते हैं? क्या व्यापार के लिए आप पाकिस्तान को माफ कर सकते हैं? क्या व्यापार के लिए आप उन 26 और 14 पुंछ वालों को, जो 40 लोग हमारे मारे गए, उनको वापस ला सकते हैं? सुलगते सवाल है प्रधानमंत्री जी। आपकी रगों में सिंदूर दौड़ता है गरम, परंतु हमारी रगों में तो खून ही दौड़ेगा, और ये भारतीय खून है। सवाल तो आपसे करेगा ही। फिर आपकी that is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously then the process gets vitiated. दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि वायुसेना प्रमुख ने क्या क्या बातें कही। मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। यह सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि यह समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, यह पहली बार नहीं है, पहला मौका नहीं है जब किसी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह के सवाल उठाए हों। CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल ने कहा, टाइमलाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। इससे पहले 8 जनवरी को भी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि 40 जेट अभी तक फोर्स को नहीं मिले हैं, जबकि चीन जैसे देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और MK2 की डिलीवरी भी लेट है। एयर चीफ ने बताया कि फरवरी 2021 में HAL के पास तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन आज तक एक भी विमान नहीं आया है। तेजस MK2 का प्रोटोटाइप भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। एडवांस स्टेल्थ फाइटर AMCA का भी अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। फिर आपकी ट्रोल आर्मी गाली दे या कुछ भी कहे या कोई कार्रवाई हो, उससे डर नहीं लगता। बस डर लगता है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। आप रोड शो करिए, आप चुनाव जीतिए, भगवान आपको 100 साल और जिया है, परंतु इस देश के जो एयर चीफ मार्शल के जो कहना है उसको मत होने दीजिए और उनको समय पर हथियार दीजिए, समय पर उनको सब सुविधाएं दीजिए, क्योंकि वही है जो हमें यहां चैन की नींद सोने के लिए प्रेरित करते हैं। भारतीय सेना पर हमें गर्व है और हम भारतीय सेना के साथ हैं। हम भारत के हर उस नागरिक के साथ है जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम है। आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, परंतु इन सवालों के जवाब भी आप गाहे बगाहे कभी दे दीजिए। अगर आज नहीं देंगे तो इतिहास में आपको इन सवालों के जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा कि सीज फायर क्यों हुआ, किसके मीडिएशन में हुआ और अचानक सीज फायर करने की नौबत क्यों आई, और विदेश मंत्री ने क्यों कहा कि हमने वार करने से पहले, हमने अटैक करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था, और उस सूचना के बाद हमें कितना नुकसान हुआ, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। मैं अपने देश के नागरिक होने के नाते अपना फर्ज निभा रहा हूं कि हमें भी पता होना चाहिए कि उस वॉर में हमें कितना नुकसान हुआ। जवाब इतिहास लेगा आपसे, आप अपनी देंगे, कोई बात नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।